राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। SIR के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के पुरानी रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शनिवार शाम करीब 8 बजे 205.11 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के बाद अब कठुआ जिले में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। एक सुदूर गांव में बादल फटने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौतों पर दुख प्रकट किया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी दी गई है। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता फिलहाल के लिए टल गई है। भजनपुरा और यमुना विहार के बीच बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का काम पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने से अटक गया। नेहरू प्लेस में डीडीए की 2 एकड़ जमीन 5 स्टार होटल बनाने का ठेका फ्लोर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला। इस प्रोजेक्ट से 55 साल में डीडीए को करीब 10,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा 500 कमरों वाला होटल होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए इस नए एनक्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एडवांस कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की रोहिणी में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर के लाखों लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे सफर आसान होगा, समय की बचत होगी और दफ्तरों तथा उद्योगों तक पहुंचना और सुविधाजनक बनेगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों को इस आधुनिक अवसंरचना के लिए बधाई दी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए और जनता को मिली इन सौगातों के लिए बधाई दी। अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है,
उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, NCR को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी ने किया था। इस संस्था के अधीन 1914 से रावलपिंडी में स्थापित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, जो आजादी के बाद रमेश नगर, बंदरवाली, खुई, खेसरा नंबर 1509 में चलाया जा रहा है। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के अधीन श्री हरिहर वल्लभ प्राचीन सूर्य मंदिर, महिला शिल्प कला केंद्र, छात्रावास, औषधालय, शहीद स्मारक, गौशाला आदि का संचालन किया जाता रहा है। कुछ संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है, इसलिए अभी संस्था द्वारा महाविद्यालय, प्राचीन सूर्य मंदिर, शहीद स्मारक, छात्रावास चलाया जा रहा है, जिसके प्रधान दिनेश तंवर एवं महासचिव सीनियर एडिटर ललित सुमन, उप प्रधान डॉक्टर महेश कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीधरन, सदस्य अनिल गुप्ता, सुरेश कुमार, प्रमोद जी, प्रेम जी, अवाना जी आदि कर रहे हैं। मंदिर का संचालन रमेश पप्पी एवं राहुल तिवारी द्वारा किया जा रहा है। शहीद स्मारक का संचालन जाग उठा है भारत राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम के राष्ट्रीय संयोजक ललित सुमन एवं श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा, भारत उत्सव एवं देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशजों का सम्मान प्रतिवर्ष 9 अगस्त को किया जाता रहा है। 14 अगस्त को श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण में झंडोत्तोलन किया गया और छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिन्हें प्रधान दिनेश तंवर ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रदीप कुमार एवं अन्य शिक्षक शिक्षिका ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी के वंशजों का सम्मान भारत माता शॉल प्रदान कर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के प्रधान
श्री तंवर एवं महासचिव ललित सुमन ने किया। इस अवसर पर योगी जी की वंशज श्रीमती मनीषा शर्मा व कमल आनंद शर्मा ने संस्था को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन प्रदान किया। 16 अगस्त को प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया, जिसका नेतृत्व पुजारी रमेश पप्पी, राहुल तिवारी एवं महाविद्यालय के छात्रों ने किया। आज हम यहाँ पर अपने महाविद्यालय के इस सभागार में अपने भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस पर या ऐसा कह लो एकोनआसी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्व संध्याया मिलाए। इस अवसर पर हम यहाँ सब इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा ईस्ट पटेल नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक सुंदर और भव्य झांकी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ईस्ट पटेल नगर के विधायक प्रवेश रतन तथा पूर्व पार्षद रमेश द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। शाम 6 बजे से प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम मध्यरात्रि 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भक्तों ने झांकी के दर्शन किए तथा आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाया। आयोजन समिति की ओर से सभी आगंतुकों को प्रसाद वितरण भी किया गया। भव्य रोशनी, झांकियों की सजावट और आध्यात्मिक गीतों से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। स्थानीय निवासियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्था का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ईस्ट पटेल नगर की संचालिका बीके राजश्री दीदी ने सभी माननीय अतिथियों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना दी और कहा कि श्री कृष्ण का जन्म हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रवेश रतन ने इस अवसर पर क्षेत्र के निवासियों की सेवा में रहने के अपने संकल्प को दोहराया और निवासियों से किसी भी समस्या के समाधान हेतु उनके कार्यालय पधारने की अपील की। एक यूथ होने के नाते मेरी कोशिश है कि मैं अगर हफ्ते के 7 दिन काम कर पाऊं तो कोई मेरी पहचान बनेगी। तो ये कहूंगा कि आपको जब भी कोई तकलीफ हो तो आप मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे तीनों दिन में ऑफिस के अंदर बैठता हूँ। 10 से लेकर 1 बजे तक ऑफिस होता हूँ। जो भी आपकी समस्याएं हैं मुझे बताएं। थोड़ा समय लगेगा, मुझे भी लगभग 1.5-2 साल लगेगा। तो अगर 1.5-2 सालों के अंदर आपको काम दिखने लग जाएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ काम हो रहा है। आप भी देखिए जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की विशेष झलक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम में मतदाता अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा की रूपरेखा बताई और कहा कि यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 16 दिन चलेगी, जो करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान यह यात्रा 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। वहीं राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताया। आपको बता दें कि इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से आरंभ हो रही है। यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर का सफर 16 दिन में तय करेगी और 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। भाइयों, सभी हमारे नेता लोग, सभी पार्टी के लोग इस यात्रा में वो हाजिर होंगे और जो यात्रा आपके हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं उसको आप पूरा साथ देना चाहिए। भाइयों, देश में सभी को वोट का अधिकार है। संविधान ने इस
वोट का अधिकार नेहरू जी की कोशिश से, बाबा साहब अंबेडकर के कोशिश से संविधान में हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। हर चुनाव में बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कॉटन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आज बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया और उससे जुड़े विवादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार हर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। उन्होंने साफ कहा कि आयोग के लिए न कोई विपक्ष है, न ही सत्ताधारी, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। बीते 2 दशकों से मतदाता सूची में सुधार की मांग की जा रही थी और इसी उद्देश्य से यह विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। ज्ञानेश कुमार के अनुसार अब तक लगभग 28,000 से अधिक आपत्तियां और दावे प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंट से अपील की गई है कि वे अगले 15 दिनों में अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करें। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग किसी भी झूठे आरोप से घबराने वाला नहीं है। मतदाता सूची में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन गलत नामों का मतलब गलत वोटिंग नहीं है। सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप
हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन नगरी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रिजेंसी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 260 बेड का यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जहां एक ही स्थान पर कई प्रकार के उपचार उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और नेपाल तक की लगभग 5 करोड़ की आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट केंद्र सिद्ध होगा। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए रिजेंसी हॉस्पिटल की पूरी टीम का अभिनंदन किया। रिजेंसी हॉस्पिटल के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में रिजेंसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मोदी परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,
एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रेजेंसी परिवार को और मोदी परिवार को मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉडुलर ओटी जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हमें मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां यह सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है। मैं एक बार फिर से श्री तन्मय मोदी जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, डॉक्टर कपूर को, रेजेंसी हॉस्पिटल के एमडी, सीईओ और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फील्ड में यह हॉस्पिटल एक बेहतरीन नाम कमा करके लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देने में उपलब्ध यहां पर इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोग यहां के आम नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।